हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमर सिंह, प्राध्यापक अर्थशास्त्र, आपका मेरे चैनल साथ स्टडी एट होम पर स्वागत करता हूं। इस चैनल के माध्यम से आपको अर्थशास्त्र जैसा महत्वपूर्ण सब्जेक्ट ऑनलाइन करवाया जाएगा। अर्थशास्त्र की अगर हम बात करें तो ये रोजगार से जुड़ा हुआ सब्जेक्ट है। सरकारी क्षेत्र में इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज, प्लानिंग कमीशन, नाबार्ड, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट और जितने भी बैंक्स हैं उनमें इस सब्जेक्ट से संबंधित जॉब्स आपको मिलेंगी। और जो प्राइवेट सेक्टर है उसमें बिजनेस एनालिस्ट, फाइनेंशियल एनालिस्ट और डाटा एनालिस्ट के रूप में भी आपको रोजगार के अवसर मिलते हैं। तो इस चैनल के माध्यम से हम अपने सब्जेक्ट को आपके लिए आसान बनाएंगे, उपयोगी बनाएंगे और उम्मीद है कि ये जो प्रयास है वो आपके लिए लाभदायक होगा। अगर आपके कोई सुझाव हैं तो वो अपेक्षित हैं, आप उनको भेज सकते हैं। स्टूडेंट्स, आज हम समष्टि अर्थशास्त्र का पहला अध्याय समष्टि अर्थशास्त्र क्या है उसका सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट में जो इसके लघुत्तरात्मक और वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं उनको हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो पहला लघुत्तरीय प्रश्न है, भारत में बढ़ती हुई कीमतों के अध्ययन को एक समष्टिगत या व्यक्तिगत किस प्रकार का आर्थिक अध्ययन किया जाएगा। अब जो कीमतों का अध्ययन होता है तो उसमें कीमतों के अध्ययन में कि महंगाई है या क्या कीमत स्तर है, उसमें किसी एक वस्तु के कीमत का ही अध्ययन नहीं होता। सभी वस्तुओं की कीमतों का हम क्या लेते हैं, एवरेज लेते हैं। तो भारत में बढ़ती हुई कीमतों का अध्ययन एक समष्टिगत आर्थिक अध्ययन है, क्योंकि कीमत स्तर समग्र अर्थव्यवस्था के बारे में अध्ययन है। ये किसी एक वस्तु के बारे में अध्ययन नहीं है। अगर किसी एक वस्तु की कीमत बढ़ रही है तो हम उससे ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते, निष्कर्ष नहीं निकाल सकते कि देश में महंगाई की स्थिति है। मान लो एक वस्तु की कीमत तो बढ़ रही है लेकिन बाकी वस्तुओं की कीमतें गिर रही हैं, तो ऐसी स्थिति में जो उसका ओवरऑल इफेक्ट होगा वो क्या पता कीमतें गिरने का हो, महंगाई कम होने का हो। दूसरा, भारत में बेरोजगारी की समस्या का अध्ययन समष्टिगत आर्थिक अध्ययन क्यों कहा जाता है? क्योंकि बेरोजगारी की समस्या का संबंध संपूर्ण अर्थव्यवस्था से है। ये मैंने आपको बताया था कि समष्टि का सम और संपूर्ण का सम, ठीक है ना। तो आप इस चीज़ से इसको याद रख सकते हैं, संपूर्ण और समग्र या समष्टि। तो संपूर्ण अर्थव्यवस्था से है, न कि किसी व्यक्ति विशेष से। मान लो कोई एक व्यक्ति थोड़े टाइम के लिए बेरोजगार हो गया तो उससे हम कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि भारत में कितनी बेरोजगारी है। उसके लिए हमें भारत की जो कुल कार्यशील जनसंख्या है उसका सारे का अध्ययन करना पड़ेगा कि कितने लोग वास्तव में ओवरऑल बेरोजगार हैं और उससे कार्यशील जनसंख्या का वो कितना भाग है, उसी से हम बेरोजगारी दर उसकी निकाल सकते हैं। तीसरा, समष्टि अर्थशास्त्र की एक सीमा बताइए। तो समष्टि अर्थशास्त्र में विभिन्न इकाइयों का अध्ययन किया जाता है जिनका माप विभिन्न प्रकार से किया जाता है। अतएव इन इकाइयों को एक ही माप के रूप में व्यक्त करना संभव नहीं है। अब अलग अलग, भाई मान लो कहीं पे कीमतों का प्रयोग हो रहा है, ठीक है, कहीं पर रोजगार और बेरोजगारी की बात की जा रही है, कहीं पर राष्ट्रीय आय की बात की जा रही है। तो अतएव इन इकाइयों को एक ही माप के रूप में व्यक्त करना संभव नहीं है, अलग अलग इकाइयों की बात है। अब जैसे वस्तुओं की कीमतें हैं, वस्तुओं की कीमतें भी अलग अलग हैं, ठीक है ना, क्योंकि अलग अलग वस्तुएं हैं तो उनकी कीमतें भी अलग अलग मिलेंगी। तो इस प्रकार से उनको एक ही इकाई के रूप में उनको दिखाना संभव नहीं हो पाता। तो हम यहाँ पर जोड़ते हैं, समूह बनाते हैं। तो अलग अलग चीज़ों का समूह बनाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, समष्टि अर्थशास्त्र की परिभाषा दीजिए, इसकी कोई दो विशेषताएं लिखिए, अथवा समष्टि अर्थशास्त्र की दो विशेषताएं लिखें। तो समष्टि अर्थशास्त्र वह अर्थशास्त्र है जो संपूर्ण अर्थव्यवस्था के स्तर पर आर्थिक क्रियाओं तथा समस्याओं का अध्ययन करती है, जैसे राष्ट्रीय आय, समग्र मांग, रोजगार, समग्र पूर्ति आदि। तो यहाँ पर जो इसकी डेफिनेशन है, कई बार बच्चे लिख देते हैं विश्व स्तर पर करती है, ठीक है, तो विश्व स्तर पर नहीं कर रही है। हम जो इसकी डेफिनेशन है वो ये दीजिए। ऐसे तो आप कह दो कि पूरे भारत के स्तर पर
इसका अध्ययन किया जाता है। लेकिन यहाँ पर हमें लैंग्वेज इकोनॉमिक्स की रखनी है, अर्थशास्त्र की रखनी है, तो हम कहेंगे संपूर्ण अर्थव्यवस्था। संपूर्ण देश के उसमें नहीं, संपूर्ण विश्व की बात नहीं करेंगे, देश की बात नहीं करेंगे, संपूर्ण अर्थव्यवस्था की बात करेंगे, क्योंकि आपका जो सब्जेक्ट है वो अर्थशास्त्र है। तो आप राजनीतिक शास्त्र के शब्दावली का प्रयोग यहाँ पर नहीं कर सकते, आपको अर्थशास्त्र की शब्दावली का ही प्रयोग करना चाहिए। तो इसकी दो विशेषताएं कौन सी हैं? पहली, समष्टि अर्थशास्त्र निवेश के महत्व को प्रकट करता है, क्योंकि निवेश की वृद्धि पर ही आय और रोजगार निर्भर करता है। ये जो आपका 2 मार्कर है, इस बार जो अभी अक्टूबर में कंपार्टमेंट पेपर्स हुए हैं, उन कंपार्टमेंट पेपर्स में यही क्वेश्चन एज इट इज आया हुआ था। दूसरा, समष्टि अर्थशास्त्र समग्र अर्थव्यवस्था का अध्ययन करता है। तो यानी कि निवेश के महत्व को बताएगा ये। जब तक निवेश नहीं होगा तो अर्थव्यवस्था की जो संभावनाएं हैं वो विकसित नहीं हो पाती और उसका जो पैमाना है वो नहीं बढ़ पाता। जब तक पैमाना नहीं बढ़ेगा तो रोजगार और राष्ट्रीय आय वो भी नहीं बढ़ पाएगी। समष्टि अर्थशास्त्र समग्र अर्थव्यवस्था का, तो किसी एक इकाई का अध्ययन नहीं करता, ये संपूर्ण या समग्र अर्थव्यवस्था का अध्ययन करता है। 5वां, व्यष्टि अर्थशास्त्र का संबंध कीमत निर्धारण से है और समष्टि अर्थशास्त्र का संबंध सामान्य संतुलन से। क्या ये कथन सही है? तो ये कथन बिल्कुल सही है। जब हमने व्यष्टि अर्थशास्त्र की थी तो व्यष्टि अर्थशास्त्र में हमारा जो मेन कंसर्न था वो क्या था? कीमत निर्धारण। तो जैसे हमने पहले मांग और जो कीमत है उसके बीच में संबंध को दर्शाया, फिर पूर्ति और कीमत के बीच में संबंध को दर्शाया, और फिर जब 12वें चैप्टर में हम गए तो वहाँ पर हमने मांग और पूर्ति की दोनों शक्तियों का प्रयोग करके कीमत निर्धारण किया। BBSS, तो यहाँ पर कीमत निर्धारण था जहाँ पर वो दोनों एक दूसरे को काट रही थी। और यहाँ पर क्या है? समष्टि अर्थशास्त्र का संबंध सामान्य संतुलन से है कि अर्थव्यवस्था में संतुलन है या नहीं, किसी एक वस्तु के बारे में नहीं, किसी एक बाजार के बारे में नहीं बात कर रहा है, पूरी अर्थव्यवस्था की बात की जा रही है यहाँ। 6, समष्टि अर्थशास्त्र की एक सीमा बताइए। तो समष्टि अर्थशास्त्र में विभिन्न इकाइयों का अध्ययन किया जाता है जिनका माप विभिन्न प्रकार से किया जाता है, अतएव इन इकाइयों को एक ही माप के रूप में व्यक्त करना संभव नहीं है। तो ये रिपीट हो गया है क्वेश्चन, ये ऊपर अभी किया था हमने। उसके बाद 7वां क्वेश्चन है, समष्टि अर्थशास्त्र के पृथक अध्ययन की आवश्यकता के पक्ष में एक तर्क दें। तो समष्टि अर्थशास्त्र के पृथक, ये एक ही बार, समष्टि अर्थशास्त्र के पृथक अध्ययन की आवश्यकता के बारे में तर्क क्या है? इसका कारण यह है कि व्यष्टि स्तर पर जो तर्क स्पष्ट एवं पूर्ण होते हैं वह समष्टि स्तर पर तर्कपूर्ण एवं ठीक नहीं होते। तो इन पर इनकी जो मान्यताएं हैं, समष्टि अर्थशास्त्र की मान्यताएं और व्यष्टि अर्थशास्त्र की मान्यताएं, वे अलग अलग हैं। मान लो व्यष्टि अर्थशास्त्र में मान्यता है कि सेविंग करना अच्छी बात है, लेकिन अगर हम देखें सभी के सभी लोग अगर सेविंग करने लगेंगे तो अर्थव्यवस्था के संपूर्ण या समग्र मांग के ऊपर असर पड़ सकता है, तो जिससे कि उत्पादन के ऊपर भी असर पड़ेगा और राष्ट्रीय आय के ऊपर भी असर पड़ेगा। भाई अगर सभी के सभी उपभोक्ता ज़्यादा से ज़्यादा बचत करने लगे तो क्या होगा? उनकी जो समग्र मांग है वो कम हो जाएगी, समग्र मांग होगी तो उत्पादन का स्तर भी कम हो जाएगा। तो इसलिए हमें इनको अलग अलग पढ़ने की आवश्यकता है, क्योंकि इनकी जो मान्यताएं हैं वो अलग अलग हैं। क्या व्यष्टि अर्थशास्त्र समष्टि अर्थशास्त्र प्रतियोगी हैं? क्या व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र प्रतियोगी का मतलब क्या है कि आपस में इनके बीच में क्या प्रतियोगिता रहती है? तो इसका उत्तर क्या है? व्यष्टि अर्थशास्त्र तथा समष्टि अर्थशास्त्र दोनों प्रतियोगी क्षेत्र नहीं है, वरन ये परस्पर निर्भर हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र समष्टि अर्थशास्त्र पर निर्भर है क्योंकि संपूर्ण अर्थव्यवस्था विभिन्न व्यक्तिगत इकाइयों का जोड़ है। समष्टि अर्थशास्त्र व्यष्टि अर्थशास्त्र पर निर्भर करती है क्योंकि समष्टि अर्थशास्त्र के चर अर्थव्यवस्था में व्यष्टि अर्थशास्त्र के चरों के स्तर और व्यवहार पर निर्भर करते हैं।
तो अब आप इन दोनों के बीच में संबंध देखिए। भाई संपूर्ण की तरफ हम तभी तो जाएंगे जब हमारे पास व्यक्तिगत इकाइयां होंगी। तो व्यक्तिगत इकाइयां संपूर्ण पे नहीं पहुंच सकती अपने आप, ठीक है। उसको समूह बनने के लिए इकट्ठा होना जरूरी है, जोड़ उनका होना जरूरी है। और संपूर्ण अपने आप में नहीं बन सकता जब तक कि उसके पास व्यक्तिगत इकाइयां नहीं हैं। जब तक हमारे पास वस्तुओं की मांग और कीमत के बीच संबंध नहीं है, एक वस्तु की मांग और कीमत के बीच में संबंध नहीं है, तो तब तक हम सभी वस्तुओं की या अर्थव्यवस्था में जो कीमत स्तर है उसको भी हम नहीं निकाल पाएंगे। तो हमारे पास अलग अलग वस्तुओं के होंगे तभी कीमतें होंगी, तभी तो हम उसको जोड़कर सारी अर्थव्यवस्था में जो कीमतों का स्तर है उसके बारे में जान पाएंगे। तो इसलिए दोनों ये आप एक दूसरे के साथ संबंधित हैं और एक दूसरे को प्रभावित करती हैं। समष्टि अर्थशास्त्र के दो महत्व की व्याख्या कीजिए। यह अर्थव्यवस्था के सामूहिक संचलन को समझने में सहायक है, और दूसरा, यह रोजगार, कीमत स्तर, आर्थिक विकास तथा आर्थिक नियोजन के अध्ययन में भी सहायक है कि कितना रोजगार है, कितना कीमत स्तर है, आर्थिक विकास कैसे किया जाए, और जो प्लानिंग बनाई जाती है। 10वां क्वेश्चन है, क्या कपड़ा उद्योग समष्टि आर्थिक अध्ययन है या व्यष्टि? अब कपड़ा उद्योग क्या है? एक उद्योग से संबंधित है, तो ये क्या है? व्यष्टि। 11वां, ठीक है ना। अगर पूरे के पूरे उद्योगों से, सभी उद्योगों से संबंधित होता तो क्या बनता है? समष्टि। समष्टि अर्थशास्त्र पर केन्स की किताब का नाम तथा उसके प्रकाशन का वर्ष। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट किताब है। जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी 1936 में ये प्रकाशित हुई थी। समष्टि, अगला क्वेश्चन है, समष्टि आर्थिक चरों के कोई दो उदाहरण दीजिए, अथवा समष्टि आर्थिक अध्ययन के कोई दो उदाहरण दीजिए। तो इसमें हम किस चीज़ का अध्ययन करते हैं? समष्टि आर्थिक चरों के उदाहरण हैं सकल उत्पादन और कुल मांग, ठीक है। आगे हमारे जो क्वेश्चन हैं इसमें वो है वस्तुनिष्ठ या बहुविकल्पीय प्रश्न। पहला प्रश्न है, समष्टि अर्थशास्त्र अध्ययन करता है तो एक उद्योग का नहीं करता, एक फर्म का नहीं करता, किसका करता है? संपूर्ण अर्थव्यवस्था का। तो यहाँ पे जरूर ध्यान देना, आप यहाँ पर समस्त देश का नहीं लिखना, राष्ट्र का नहीं लिखना, विश्व का नहीं लिखना। ये जो बच्चे गलतियां करते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। अर्थव्यवस्था लिखनी है यहाँ पर। दूसरा, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत समष्टि अर्थशास्त्र का क्षेत्र नहीं है? राष्ट्रीय आय का है, आर्थिक विकास का है, मुद्रा का है, व्यक्तिगत मांग का कौन सा है? व्यष्टि। तो इसका उत्तर क्या हुआ? व्यक्तिगत मांग का सिद्धांत। तीसरा क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा समष्टि अर्थशास्त्र के लिए सही है? तो कौन सा सही है? राष्ट्रीय आय का अध्ययन, क्योंकि दुर्लभता तथा चुनाव का हमने कहाँ पे पढ़ा था? व्यष्टि में। निजी उत्पादन व्यष्टि में, उत्पादन के उसमें चैप्टर में हमने किया था ये 6 और 7 में। तो ये दोनों किसके हैं? व्यष्टि के हैं। ये किससे है? समष्टि। चौथा क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा समष्टि आर्थिक अध्ययन नहीं है? मुद्रा की आपूर्ति ये तो है, समग्र मांग ये भी है, सरकारी बजट ये भी है। ये चैप्टर्स आप आने वाले उसमें पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो आप समष्टि अर्थशास्त्र में पढ़ रहे हैं वही तो उसका अध्ययन क्षेत्र है। तो ये सारे के सारे चैप्टर आपके आने वाले उसमें कोर्स में कंप्लीट होंगे। लेकिन सेबों की बाजार मांग ये किसका है? ये है व्यष्टि का, ठीक है। पांचवा, संसाधनों के आवंटन का अध्ययन होता है। किसमें होता है संसाधनों के आवंटन का अध्ययन? हमने क्या किया था दूसरे चैप्टर में? किन वस्तुओं का तथा कितना उत्पादन करना है, किस प्रकार करना है और किसके लिए करना है। ये हमने एक अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं की थी ना। तो संसाधनों के आवंटन का अध्ययन किसमें होता है? व्यष्टि में होता है। 6th क्वेश्चन हमारा है, विश्व महामंदी का वर्ष कौन सा है? 1929। तो मंदी का मतलब क्या होता है? जब वस्तुओं की कीमतें बहुत ज़्यादा गिरने लगे।
जब वस्तुओं की कीमतें बहुत ज़्यादा गिरने लगेंगी तो क्या होगा, उत्पादकों के लिए वो कम लाभदायक हो जाएंगी, और जब उत्पादकों के लिए वो कम लाभदायक होंगी तो आने वाले समय में वो उसका कम उत्पादन करेंगे। जब कम उत्पादन करेंगे तो सीधी ही बात है कि बहुत से साधन बेरोजगार हो जाएंगे। जब साधन बेरोजगार हो जाएंगे तो उससे क्या होगा, बेरोजगारी बढ़ जाएगी और आय लोगों की कम हो जाएगी। जब लोगों की आय कम होगी तो उससे मांग फिर कम हो जाएगी, मांग कम होने से फिर उत्पादन कम होगा, उत्पादन कम होने से फिर बेरोजगारी बढ़ेगी और आय कम होगी और उससे फिर मांग कम होगी। तो इस प्रकार से एक विशियस सर्कल चल पड़ता है, कुचक्कर चल पड़ता है, जिससे कि कीमतें और ज़्यादा गिरने लगती हैं। तो ऐसी स्थिति जब दुनिया के ज़्यादातर देशों में फैल जाए तो उसको हम क्या कहेंगे, महामंदी। तो 1929 में ये ऐसी ही महामंदी आई थी जिसने देश जो विश्व है उसके ज़्यादातर देशों को अपनी चपेट में ले लिया था और उससे उन देशों में बेरोजगारी और गरीबी, भुखमरी बढ़ गई थी। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का अध्ययन किसमें होता है, समष्टि में। विश्व मंदी का अध्ययन समष्टि। उसके बाद आइसक्रीम की कीमत का अध्ययन। अब आइसक्रीम, एक आइसक्रीम की मतलब आइसक्रीम एक वस्तु होगी तो एक वस्तु की कीमत का अध्ययन कहाँ पे किया जाता है, व्यष्टि अर्थशास्त्र में। उसके बाद 10वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय का अध्ययन होता है समष्टि में। अब लोक अर्थशास्त्र, ठीक है। तो ये कोई हमने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा तो इसके ऊपर ध्यान देने की जरूरत ही नहीं है। कई बच्चे मान लो इसको उत्तर लगा देंगे तो वो गलत है। वही जो चीज़ आपने पढ़ी नहीं उसमें क्यों रिस्क लेना, जो चीज़ आपने पढ़ी उनमें से लगा लो ना, समष्टि अर्थशास्त्र। उसके बाद समष्टि अर्थशास्त्र में सबसे अधिक महत्वपूर्ण योगदान मार्शल का है। तो ये बात क्या है, असत्य। किसका है, कीन्स का, जेएम कीन्स का। तो इस प्रकार से ये आपके सारे जो छोटे क्वेश्चन है वो कंप्लीट होते हैं। धन्यवाद। स्टूडेंट्स, इससे रिलेटेड जो PDF है वो आप इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर वहाँ जो एक लिंक दिया गया है उससे डाउनलोड कर सकते हैं। ये जो भी आपको नोट्स प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं ये हरियाणा बोर्ड और दूसरे बोर्ड्स में जो क्वेश्चंस आ चुके हैं उनके बेस के ऊपर ही आपको ये क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं। और 2017, 18, 19 और 20 के जो प्रश्न पत्र हैं वो लगभग इनमें कवर हैं। तो आप इसको PDF से अपनी कॉपी में उतार सकते हैं। धन्यवाद।